नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सभी के फायदे वाली, यहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से इंडिया में इन्वेस्टमेंट और ये जो फेमा कंप्लायंसेस की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। अगर आपने रेगुलराइजेशन को, ट्रांजेक्शन्स को इरेगुलर है, आपका मिस कंप्लायंस है, तो वो कंप्लाइट तरीके से कैसे कंप्लीट करें, तो उसके ऊपर आता है कंपाउंडिंग। कई सारे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स है जो उसके पास बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज है, वो बिजनेस को ग्लोबली स्केल करना चाहते हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई बोलते हैं, और फेमा के अंदर ओडीआई, एफडीआई या तो एलआरएस का मिसयूज हो गया या तो कोई भी मींस कंप्लायंस को मिस कर दिया आपने, तो वो कंप्लायंस को अच्छी तरीके से कंप्लाइट करके रेगुलर कैसे करना है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग अंडर फेमा। ये तीनों टॉपिक हम आज डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में ही समझना है तो मेरे को कमेंट करके बताइए, और हम ये टॉपिक के आगे पूरे वीडियो में सीरीज बनाएंगे। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, कंपाउंडिंग सेपरेट सीरीज बनाएंगे सो दैट यू कैन गेन द डिटेल नॉलेज in layman language. Hello friends, my name is C.A. Hiranabhangi. More than a decade experience in the field of FEMA and international tax. Here we are supporting and explaining the FEMA compliances in very layman language. So चलो डिस्कस करते हैं overseas direct investment. Before 2022, there is much headache for doing overseas direct investment. आफ्टर 2022 आरबीआई ने प्रॉपर तरीके से रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करके और भी आसान कर दिया कि अगर इंडिया से आपको कोई भी फॉरेन कंपनी बनाना है या तो वहां पे शेयर परचेज करना है या तो कोई फॉरेन की एग्जिस्टिंग कंपनी है वहां के शेयर्स आपको परचेज करना है, कंपनी को बाय आउट करना है, तो सभी का रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम कर दिया। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में रूट होता है ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट में फॉल होता है और कई सारे ऐसा होता है कि वहाँ पे आरबीआई की प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे पहले ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन कर सकते हैं? इंडिविजुअल भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म है, एलएलपी है, कंपनी है, ये सब फॉरेन में कंपनी ओपन करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडिविजुअल है तो वो एलआरएस लिमिट यूज करके फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एलएलपी, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी नेटवर्क के 400% फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेबिलिटी हमने चेक कर लिया। फॉरेन कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो वहां पे रिस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है कि भाई वो जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम है अंडर फेमा, से फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट ट्रेडिंग और से फॉरेक्स ट्रेडिंग, वो सभी के लिए आप फॉरेन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो अंदर ऑटोमेटिक रूट होता है, फिर भी आप वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते अंडर ऑटोमेटिक रूट। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फॉरेन की एंटिटी है वो बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए। बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी मींस जो एक्टिविटीज आप इंडिया से हो तो इंडिया में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, फॉरेन में ये जो एक्टिविटी हो रही है तो फॉरेन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटीज। ये सभी इन्वेस्टमेंट आप ऑटोमेटिक रूप से कर सकते हो। लोगों को माइंड में अभी ये भी है जो मिसकंसेप्शन है कि भाई ऑटोमेटिक रूट मींस डायरेक्टली एक बैंक से फॉरेन की बैंक में रेमिटेंस कर देना बस फिर स्लिप। ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक रूट तो कंफर्म कर दिया लेकिन उसके ऊपर फेमा का कंप्लायंस है। आपको फॉर्म एफसी फाइल करना है, फॉर्म ए2 फाइल करना है, जो एडी बैंक है उसको सिलेक्ट करना है और एडी बैंक को रिक्वेस्ट लेटर, फॉर्म ए2, फॉर्म एफसी, ये सब डॉक्यूमेंटेशन आप फाइल करो। फॉरेन एंटिटीज का इनकॉर्पोरेशन जो एलएलसी है तो उसका ऑपरेटिंग एग्रीमेंट, अगर वो एंटिटी है तो उसका बाय लॉज, आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सभी फाइल कर दो। After doing remittances within a specified period of time, you have to submit a proof of investment to your AD bank. For example, share certificate. आपने 1000 shares purchase किए हैं तो वो share certificate आपको AD bank को सबमिट करना है। उसके बाद क्या आता है, हर साल आपको APR फाइल करना है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अगर एलएलपी है, कंपनी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, आपको और एक अतिरिक्त कंप्लायंस करना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का FLA रिटर्न, फॉरेन असेट एंड लायबिलिटीज रिटर्न। तो ये सभी कंप्लायंसेस होता है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में। नाउ कमिंग टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? बाहर से कोई भी इन्वेस्टर इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी यही है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा होता है अंडर अप्रूवल रूट। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट में फॉल होता है। कई सारे इन्वेस्टमेंट होता है जैसे कि जो प्रेस नोट रिलीज का जो रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था कि एनी इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज
they must be go through the approval route। भले ही उसका सेक्टर या जो भी एक्टिविटीज है वो ऑटोमेटिक रूट में फॉल होती है तो वहाँ पे अप्रूवल रूट लगता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आपको है ना पहले प्लानिंग कर लेना है कि भाई इन्वेस्टर कौन सी जगह से है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने जो भी डिस्कशन किया हो गया, सब कंफर्म हो गया, आपका पूरा प्लान ओके हो गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाके आपकी डील कैंसिल हो जाती है। तो ये सब गलती ना हो, आपका बिजनेस फेल हो जाए उससे पहले आपको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर लेना है। जो भी आपके इन्वेस्टर्स है उसके साथ आप डिस्कशन कर लेना है कि भाई कहाँ से ओरिजिन है वो। अगर आप ऑटोमेटिक रूट में फॉल होते हो तो वहाँ पे आपको सेक्टर लिमिट वो सब चेक करना है, आप कौन सी सेक्टर में, ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है। और दूसरा आपको डिसाइड करना है कि भाई एंटिटी स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डू कंप्लायंस। वही डिसाइड कर सकता है कि भाई आपका बिजनेस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है। आइडिया से तो हो सकता है लेकिन कंप्लायंस से, क्योंकि फिर बाद में जाके क्या होगा, टैक्सेशन, फेमा मिस कंप्लायंस, लिटिगेशन एंड ऑल। तो आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने से पहले ये सभी चीज ध्यान रखनी है। उसका केवाईसी कंप्लीट करके फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में। जो भी आपने एंटिटीज का स्ट्रक्चर किया, फॉर एग्जांपल आपने कंपनी बना दी, एनआरआई है, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट ले लिया, फिर एफसीजीपीआर वो सब आपको फाइल करना पड़ता है। विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू इश्यू शेयर, अलॉटमेंट करके शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना है। सभी कंप्लायंस आप एडी बैंक के साथ कंप्लाई करते हैं, तो ये सब भी आपके उसके साथ आपको प्लानिंग करना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, ओवर एंड अबाउट ओडीआई एंड एफडीआई कंप्लायंसेस, मान लीजिए आपने एलआरएस से या तो ओडीआई से या तो एफडीआई से कंप्लायंस करने में गलती कर दी, या तो आपने कंप्लायंस नहीं किया। फॉर एग्जांपल आपने फॉरेन में एंटिटी इनकॉर्पोरेशन कर दी, लेकिन जो मैंने बताया कि फॉर्म एफसी फाइल करना है, यूएन जनरेट करना है, वो आपने किया ही नहीं, डायरेक्टली फॉरेन में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, वहां पे बिजनेस भी स्टार्ट हो गया। तो अब आप क्या करें, आपके पास कोई रास्ता है? बिल्कुल, आपके पास एलएसएफ मोड है, लेट सबमिशन फीस। इफ यू आर फॉलोइंग विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम यू कैन गो विद एलएसएफ मोड। अगर मान लीजिए एलएसएफ मोड भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा, आप कंप्लायंस ही नहीं कर पाओगे। बिल्कुल नहीं, कंपाउंडिंग का एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मान लीजिए फॉरेन शेयर होल्डर्स ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, आपने सीजीपीआर फाइल नहीं किया, आपने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्रॉपर तरीके से फेमा कंप्लायंस नहीं किया, ये सब जितना भी मिस कंप्लायंस है उसको कंप्लायंस करने के लिए कंपाउंडिंग का ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं, फेमा में कंप्लायंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट रहती है फेमा कंप्लायंस में। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर भी पेनल्टी लगती है, बैंक को भी नहीं छोड़ती आरबीआई, क्योंकि कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां से ही हमारा फॉरेक्स मीन्स आउटगो कितना है, वहां से इनवर्ड रेमिटेंस कितना आ रहा है, और उसी के ऊपर ही हमारी आरबीआई या फॉरेन करेंसी सभी का डिसीजन तय होता है। अगर उसमें कुछ भी मिस कंप्लायंस हुआ तो वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, मैंने तो प्रॉपर बैंकिंग तरीके से ही लाया हूँ, मेरा इंटेंशन नहीं था, चोरी करने का कोई मेरा गेम प्लान नहीं था। आरबीआई कुछ नहीं सुनने वाली। फेमा मिस कंप्लायंस किया, पेनल्टी आप नहीं बचा सकते। तो आपके पास क्या है, कंपाउंडिंग का एक वेपन है, वो यूज करके आप जितना भी मिस कंप्लायंस है उसको रेगुलराइज कर सकते हैं। तो आज हमने ये सब समझ लिया, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट क्या है, कंप्लायंस क्या है, एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कंप्लायंस क्या है, और अगर हमने कोई गलती कर दी तो हमारे पास क्या कोई ऑप्शन है कि नहीं है, तो कंपाउंडिंग का आपके पास ऑप्शन भी है। अगर आपको ये डिटेल सभी को डिटेल में समझना है तो कमेंट करके बताइए, हम सभी टॉपिक के ऊपर पूरी सीरीज बनाएंगे और इन लेमन लैंग्वेज वी कैन एक्सप्लेन विथ डिटेल्स। थैंक यू वेरी मच।